सर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। 1975 I've started my own classes in the name of Praveen classes। 2000 में तो क्या सब क्रांति कर दी सब। ऑनलाइन में कंपटीशन ज्यादा हो गया, Yes। ऑफलाइन की अभी भी नीड है। तो आई वॉज फाउंड सम मेथड्स। मेरा एक जयदीप कुलकर्णी नाम का बच्चा था, ऑल इंडिया लेवल में IIT को सेकेंड आया था। बच्चा आजकल क्या है, ऑनलाइन का प्लेयर हो गया है, तो वो ऑनलाइन सब कुछ सर्च करना चाहता है, सब कुछ उसको फोन पे चाहिए। मैथमेटिक्स को बच्चे हमेशा कहते कि इट्स अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट। जो 50% स्टूडेंट है उसको तो पहले से ही डिसाइड है कि मेरा होना नहीं है। 11th and 12th and JEE, CET, etc. These examination are not for the selection, it is for the rejection। जब तक एजुकेशन फील्ड है तब तक ऑफलाइन ये हमेशा शुरू रहेगा। पूरा रेडिकल चेंज होगा एजुकेशन वोटिंग सिस्टम, नॉट मेन सिस्टम। हाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज हमारे साथ में प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर सर हैं और इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अभी 75 के में चल रहे हैं सर, लगभग 50 ईयर का एक्सपीरियंस है। बच्चों, आज के समय पे जो हमको टीचर्स मिलते हैं उनको 5 साल 10 साल का अनुभव वाले मिलते हैं, बट आपको शायद ही कभी ऐसा मौका मिले कि जो आपको इतना हाईली एक्सपीरियंस कोई प्रोफेसर, कोई टीचर पढ़ाए आपको। सर अभी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और पिछले 50 सालों से इस पुणे शहर में मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को IIT JEE की कोचिंग देते हैं और बहुत सारे बच्चे IITs में, NITs में लॉट ऑफ सिलेक्शंस दिए हैं और एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है इन महाराष्ट्र। और जितने भी रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे उनके जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो भी सर के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट को करने का मेन जो उद्देश्य है कि जो पुणे का जो एजुकेशन हब है, यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और आप इतने लंबे समय से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। बराबर। तो आपकी जो टीचिंग जर्नी हुई वो कहाँ से शुरुआत हुई? बिकॉज इतना लंबा अरसा है, 50 साल है। yes। तो उन 50 साल में बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस आए, बहुत अलग अलग पड़ाव आए और आपने कोविड भी देखा, ऑनलाइन की दुनिया भी देखी, वो ब्लैक बोर्ड वाला भी दुनिया देखा। देन हाउ यू स्टार्ट? 1975 में जब मैंने शुरू किया इसका मतलब ऐसा था कि मैं अलग भी सर्विस करता था गवर्नमेंट में, लेकिन आई नो दैट कि बच्चों को ठीक तरह से जो सीखना चाहिए वो सीख मिलती नहीं थी। जैसे कि मैथमेटिक्स को बच्चे हमेशा कहते कि इट्स अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, ये बहुत नहीं बाबा मैं तो ये नहीं करूंगा। लेकिन सो आई वाज फाउंड सम मेथड्स कि जिसकी वजह से मैथमेटिक्स इतना इजी हो जाए कि इसलिए मैंने वही प्रोफेशन स्टार्ट किया मेरा, कि सिखाने स्टार्ट किया। 1975 I have started my own classes in the name of Praveen classes। It was started initially। आगे वो बनना शुरू हो गया, एक रूम में से 2 रूम, 2 रूम में से 4 रूम, ऐसे होते होते मुझे मेरे मेंटोर मिल गए। उनका नाम था प्रोफेसर दातार सर। एट दैट टाइम मैं जब उनको मिला, एट दैट टाइम आई वॉज 24-25 बट ही वॉज 75 एट दैट टाइम। लेकिन उन्होंने मुझे देखा और कहा ये मेरे पास, जब से मेरा ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जिस प्लेटफॉर्म में मैं हजारों बच्चों को मैं सिखाना स्टार्ट किया और मेरे पास ऐसी एक समय आ गया कि एडमिशन ये सिर्फ 5 या 6 दिन में फुल होती थी। ये वक्त था 1978 से लेके तो 1985 तक ये सिलसिला था कि नाम के ऊपर सिर्फ क्लास चलता था। अगले फिर उसमें धीमे धीमे चेंजेस होते गए जी। जैसे कि पहले बच्चों और टीचर्स के बीच में जो एक रिलेशन था, एक बॉन्डिंग था, इट वाज अ वेरी नाइस बॉन्डिंग एक्चुअली। आज भी वो बच्चे जब मिलते हैं तो ही हैज अ ड्यू रिस्पेक्ट। और भगवान की दया से मैं ऐसा कहता हूं कि आज भी आप कितने भी बच्चों को नाम रखते करते, मैंने कभी बच्चों को नाम रखता, कोई बच्चा नाम रखते जैसा नहीं होता। जैसी परिस्थितियां बदलती हैं वैसे बच्चे बदलते हैं और उनके साथ मेरे रिलेशन 1985 के बाद में भी मैंने खुद चेंज किया और वो बच्चों के साथ मैं बिल्कुल गया। 1993 में और एक क्राइटेरिया बदल गया। उसके बाद में बच्चे थोड़े से कैसे कि फ्रीली रहने लगे
तब तक लड़का या लड़की एक दूसरे से कभी बात भी नहीं करते थे इसके पहले जी। लेकिन उसके बाद में अभी 1993 के बाद बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू करें। हमने भी उनको एडॉप्ट कर दिए, चलो कोई बात नहीं, दोस्त है, अच्छी तरह से स्टडी करो। उसके बाद में धीमे धीमे और हम आगे आए और 2000 में आ गए। 2000 में तो क्या सब क्रांति कर दी, सब पूरा रेडिकल चेंज हुआ एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन में जहां देखो बड़े बड़े क्लासेस आने लगे, बड़े बड़े क्लासेस जिनके नाम पे इतने बड़े स्टूडेंट्स थ्रू आउट ऑल इंडिया में 3-3 लाख 4-4 लाख स्टूडेंट वहां पे। वैसे तो बेसिकली शुरुआत की वो बंसल क्लासेस थे, उसके बाद में विजन वगैरह 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 वगैरह। आज आप बंसल साहब के साथ में भी काम किया? बंसल साहब में जो पहले बंसल साहब वो मेरे दोस्त थे, वो मेरे घर पे आके गए, उनका मेरा खूब बहुत अच्छा परिचय था। वो जब की बात है कि जब बंसल साहब ने मुझे कहा था कि पूना में हम स्टार्ट करते, लेकिन आई वॉज नॉट ईगर टू स्टार्ट विद दैट। मैं वो टाइम को सोच भी नहीं रहा था कि मैं ये सब शुरुआत करूं। और धीमे धीमे 2000 बढ़ते चला। उसके बाद में जैसा क्लासेस का माहौल बदलते चला, उसको सिखाने के मेथड्स बदलते चले। पहले कैसा था कि वो बच्चों को पढ़ाए, उस निकल गए, उनकी एग्जाम ली, उनकी तैयारी की। अभी नहीं, उसके बाद में अभी आ गया माहौल ऐसा आ गया, बच्चों को डेली उनका ये नोट डाउन करना पड़ता है कि सुबह तो क्या करता है, कितने टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, उसके टाइम मैनेजमेंट पे हम स्ट्रेस करने लगे। टाइम मैनेजमेंट इतनी होने लगी कि वो इतने घंटे इसका स्टडी होना चाहिए, इतने पेपर्स छुड़ाने चाहिए, इतने क्वेश्चन छुड़ाने चाहिए, इतना देर क्लास में बैठना चाहिए। ये सब एक नया दौर शुरू हुआ और इसमें कट टू कट कंपटीशन बहुत बढ़ गए। कोई कहता मेरी नोट्स अच्छी है, कोई कहता मेरी नोट्स अच्छी है। आखिर में वो बच्चों ने कौन सी नोट्स लेना, ये उसके ऊपर पूरा तय था। लेकिन फिर भी हम आज भी वैसे डटते रहे, वैसे डट के काम करते रहे। बच्चों को जो देना है वो देते हैं। जमाना बदलते चला गया, कोरोना आ गया बीच में। कोविड ने क्या किया, कोविड ने क्या किया, सबको दबा दिया। क्या करे, कैसा करे, पढ़ाई, नया मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ। और नया मार्केट इंट्रोड्यूस ऐसा हुआ कि किसी के समझ में ना आवे क्या करना है। फिर लोकल क्लासेस जो थे, जो उन्होंने क्या किया, चलो ऑनलाइन हम पढ़ाते थे, देखते, लेकिन they are not expanded. Only one person was there who has expanded, who has taken a very great advantage. पांडे सर जी बोले तो पीडब्ल्यू वाले हमारे अलग पांडे जी जो है, उन्होंने उसका एडवांटेज बहुत अच्छा लिया। पुणे में लोग करते थे, बंबई में करते थे, लातूर में करते थे, लेकिन खुद के स्टूडेंट से अपने बच्चों के लिए सिर्फ करते थे, उससे उन्होंने अलग नहीं किया। लेकिन यहाँ पे यदि हमने जोर से जंप लेती थी, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसका एडवांटेज आगे जाके कितना मिलेगा। जैसा कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म होने के बाद ऑनलाइन वैसा ही रहेगा, ऑनलाइन अच्छी तरह से चलने लगा। आज हम 2015 से लेके आगे सब ऑनलाइन इतने जोर में शुरू हुआ कि आज कट टू कट कंपटीशन सिर्फ ऑफलाइन में नहीं रही, ऑनलाइन में बहुत आगे लगी। ऑनलाइन में कंपटीशन ज्यादा हो गया, यस, बट ऑफलाइन की अभी भी नीड है। जब तक एजुकेशन फील्ड है तब तक ऑफलाइन ये हमेशा शुरू रहेगा। ऑनलाइन इज अ सपोर्टिंग सिस्टम, नॉट अ मेन सिस्टम। Teacher must be there to teach every student, correct? Student and teacher relation should be always observed. हाँ, जब तक वो फिजिकल या पेरेंट्स कनेक्शन नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन बड़ा डिफिकल्ट होगा। और आज इतनी कंपटीशन में मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, आपसे कहूंगा जी कि बच्चे प्रॉब्लम होते हैं। अभी हम इंजीनियरिंग को जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के कितने इंस्टीट्यूट्स थे पहले, तो कितने थे, एक COAPI है, एक 2-3 बहुत लिमिटेड थे। अरे पूना में 151 एजुकेशन थे, पूना में सिर्फ। जी महाराष्ट्र में कितने इंस्टीट्यूट थे, भारत में कितने इंस्टीट्यूट मेडिकल के हुए, इंजीनियरिंग के हुए, इन इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट 6-7,000। राइट सर, राइट। और ये बच्चे फिर, और उसके बाद में पहले कैसा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसी में जाए चेंज होता गया। अब CS का चल रहा है। कितने ट्रेंड है वो भी
बच्चों को मालूम नहीं रहता है कि कौन से ट्रेंड में हम जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड है सर डे बाय डे चेंज हो रहा है। Yes, जैसे sir. अगर एग्जांपल की टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमारे फोन में भी महीने 2 महीने 3 महीने में अपडेट आ जाता है, right. नया वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने सर ये भी सुना है कि आपने आईआईटी खड़गपुर में आपका हो गया था, हाँ, ड्रॉप आउट छोड़ दिया था। क्या छोड़ने का क्या रीजन रहा? नहीं सर, वो टाइम को इतना आईआईटी का कुछ लगता भी नहीं था, और वैसी मेरे घर की इकोनॉमिकल जो स्टेट थी वो इतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने यही बात एमएससी करना चाहिए। ओके, अभी तक कितने बच्चे हैं जो आप आईआईटी में, मतलब बहुत पढ़ाया तो बहुत बच्चों को होगा, कितने बच्चे हैं जो आईआईटी में सिलेक्ट हुए हैं? बहुत सर, मैं हजारों में बच्चों का सिलेक्शन किया है, एनआईटी में किया है, आईआईटी में किया है। आज मेरे आईआईटी कितने बच्चे जो है, जो माय टोटल इट वाज आई मीन एंजॉयबल मोमेंट दैट कि मेरा एक जयदीप कुलकर्णी के नाम का बच्चा था, ऑल इंडिया लेवल में आईआईटी को सेकंड आया था। Oh, great. It was my great achievement at that time. At that time, there was 10 students in first 50 on Indian level at that time. At that time, only 3 or 4 persons are in Pune was coaching the IIT, giving the IIT coaching there. मतलब जो भी टॉप रिनाउंड आईआईटी कोचिंग है वो भी आपके स्टूडेंट्स हैं? अभी भी है। हाँ। और कुछ प्रोफेसर भी है वहाँ पे। अभी जैसे कि पूना पे फर्ग्यूसन कॉलेज है, यहाँ पे प्रोफेसर है। तो सर मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कि ये हालत बदलते जा रही है और तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर। मैं इंजीनियरिंग के अभी मैं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सुबह से मैं पढ़ाता हूँ कितनी इंजीनियरिंग पे, अभी सीईटी है उनको भी पढ़ा रहा हूँ, जेई सेकेंड है उनको भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे कंफ्यूज है क्योंकि इनको ठीक से समझ नहीं रही। अरे मैं सिर्फ एक ही मालूम है, कंप्यूटर साइंस को जाएंगे नहीं तो एआई को जाएंगे बस, और दूसरा उनको मालूम नहीं। तो उनके लिए कोई रास्ता आप ढूंढिए, ऐसे में आपसे दरख्वास्त करूंगा यहाँ पे। बिकॉज इसमें सर एक चीज हम आपके साथ और साझा करेंगे, बिकॉज जब आप काउंसलिंग की बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपने बताया कि एक समय पे 5 हुआ करते थे, फिर 50 हुए, फिर 150 प्लस हो गए आज के टाइम पे। सर पुणे में हर एक कॉलेजेस अपना डिजिटल मार्केटिंग करता है, राइट, बराबर। और डिजिटल मार्केटिंग में जब वो ग्राफिक्स बनाता है या वो बिल्डिंग बनाता है, वो सारा कुछ सेम बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई COEP पुणे ले लो या PICT पुणे ले लो, ये टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, या VJTI ले लो आप, ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। कोई भी प्राइवेट बॉडी उस तरह का एक सेम इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे सकता है, बट इंस्टीट्यूट की जो रियल लर्निंग होता है, जो बच्चा जहाँ से पूरा ग्रूम होके निकलता है, वो वहाँ का एकेडमिक्स है, वहाँ का स्किल बेस्ड सिस्टम है, वहाँ का मैनेजमेंट है, तो वो बड़ा अलग अलग है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या कि सब कुछ एक जैसा दिखता है, आप कौन सा बेकार है वो आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो बच्चा आजकल क्या है, ऑनलाइन का प्लेयर हो गया है, तो वो ऑनलाइन सब कुछ सर्च करना चाहता है, सब कुछ उसको फोन पे चाहिए। ये जेनजीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस में अगर ये जाएंगे, जाके विजिट करेंगे, जाके चीजों को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे इनके काफी कुछ करियर ऑप्शन शॉर्टलिस्ट होंगे। बिकॉज ये सब कुछ फोन पे चाहते हैं जो जेनजीज हैं, अपने बेड पे चाहते हैं, अपने डोर स्टेप पे चाहते हैं। सो ये इनके लिए एक टास्क बन चुका है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा फिजिकल इंटरेक्शन पे फेथ रखें, तो उनसे उनकी काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व होंगी और वो इस डिलेमा से भी कम आउट होंगे। सर थोड़ा सा और हम पुणे के जो एजुकेशन हब है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कितना बच्चा IIT JEE का और मेडिकल की कोचिंग प्रिपरेशन कर रहा होगा सिर्फ पुणे में? हाँ, सिर्फ पूरा में? हाँ, पूरा में तो कम से कम एक मैं तो बोल रहा हूँ कि करीबन लाख के आसपास, 1 लाख के अराउंड आसपास बच्चे वहाँ पे कोचिंग ले रहे। होता क्या, लेकिन सिलेक्शन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, इसका भी थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है। क्या रीजन क्या है? आपको तो बहुत लंबा हर साल बहुत सारे बच्चे नॉट सिलेक्टेड होते हैं। यहाँ की मेंटालिटी जो बच्चों की एक अलग ढंग की होती है। घर से उनको पहले बोला जाता है और जेई करो तो करो, अरे नहीं हुआ ना बेटा तो CET करेंगे आप। अब पहले ऐसा बोलेंगे तो वो कैसा काम करेंगे? उनको एक सेफ पॉइंट का CET लगता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जज से काफी मिल जाता है, हो जाता है, रिजर्वेशन है, बहुत सी बातें इस पे हो जाती। तो इसके और दूसरी बात ऐसी है कि अप्रोप्रिएट जो जेई जो पढ़ाते हैं
अभी एक फैशन सा दौर ऐसा हुआ कि वो मैंने पार्टी लगाया, नहीं मैंने क्लास निकाला, बस पार्टी लगा के वहां पे 11th 12th जेई नीट सब 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 आ सारा कुछ मेंशन कर दिया, ओलंपियाड भी लिख दिया, वहां पे क्या होता है सही, उसने कभी देखा है क्या, उसने कभी ऐसा सिलेक्शन दिया है क्या, उसको प्रॉपर मालूम है क्या? सर listen, it's a very important statement that what I'm making, that जरा डेयरिंग से मैं बता रहा हूँ। 8 और 9 जो 10th स्टैंडर्ड में बहुत से मार्क मिलाते हैं, एक्चुअली इट इज एग्जामिनेशन ऑफ मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन। हाँ, बहुत मेमोरी बेस्ड में तो तुमने पढ़ा है साहब, जहाँ पे स्टडी किया है बस वो सोच रहा है, और यार सो देयर इज एग्जामिनेशन मेमोरी बेस्ड, एंड यहाँ पे तुम्हारा जो सिलेक्शन है ये मेमोरी बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। नहीं, आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने आंसर भी है, यू हैव टू फाइंड इट विच इज रॉन्ग, एंड द एग्जामिनेशन व्हाट टेकिंग दैट इज कि वो एक 16 लाख बच्चे, समझा अब लोग बोलते हैं 25 लाख वगैरह, 25 लाख वगैरह नहीं होते, 16 लाख के आसपास जेई मेंस को और इंडिया से बैठते हैं, और उसमें से 2.5 लाख तो सिलेक्शन होते हैं। सही तो बात बोलूं, 16 लाख में थे 8 लाख बच्चे ऐसे होते, चलो जाते जाते हम देंगे, यस ऐसे ही। लेकिन फिर ये जो बच्चों जो जेई के लिए सही कह रहे हैं सर, जो 50% स्टूडेंट है उसको तो पहले से ही डिसाइड है कि मेरा होना नहीं है, नाइस, तो वो जेई के लिए वो ऐसे कुछ भी कर देते हैं, तो बाहर गिर जाते हैं। वो 2 लाख बच्चों में से का तो सिलेक्शन उनका होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दिस एग्जामिनेशन, रिमेंबर दैट बच्चों, ये ध्यान में रखो कि अप टू 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो होता है, इट इज एग्जामिनेशन फॉर ओनली सिलेक्शन, ढूंढ के लाना पड़ता है कि फेल का हुआ है। Whereas in 11th and 12th and JEE, CET, etc., these examination are not for the selection, it is for the rejection. 16 लाख में से 2 लाख लेना बेटा, इसको फिल्टर करके बचता ही बहुत कम है, छोटा सा। So it is a very important point, and that's why you have to be in race. That's why you have to adopt all these things. जो अच्छे पढ़ाते, जो एक्सपीरियंस देते, सिर्फ कई बार नाम पे जाते, नाम पे मत जाओ, ब्रांड के ऊपर मत जाओ, सोचो देखो कौन क्या पढ़ाता है, सोचो देखो कौन आपको क्या राह दिखाता है, सोचो पढ़ो और उस राह से चलो कि जो राह पे अपनी मंजिल आप पा सके। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, बच्चों को मंजिल ही नहीं मालूम कि हम कहां पे चले, गोल तो पहले फिक्स करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक। मेरा एक्सपीरियंस सर ये कहता है कि हर साल जब हम जेई के टॉपर देखते हैं, ऊपर का 100 का लिस्ट निकालते हैं, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में मिलता है वो हमेशा अपीयरिंग का ही क्यों होता है? या जो अच्छी जेई में रैंक स्कोर कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो 12th अपीयरिंग का होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है? मतलब ड्रॉपर्स क्यों नहीं अच्छी रैंक निकाल? नहीं सर, एक और दूसरी बात, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट करो और सेकेंड अटेम्प्ट करो, सेकेंड को आप नीचे जाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, क्या है सर, एक उनकी वो एक मेंटालिटी है, और हमें उसको मालूम रहता है कि अरे शिफ्ट ने 3 फॉर्म में एग्जाम आती है, एक हार्ड लेवल एग्जाम आती है, दूसरे मीडियम आती है, और तीसरी इजी आती है। और जहां पे इजी आती है, कई बार वो इजी में क्या करता है, मार्क ज्यादा लेता है लेकिन परसेंटाइल कम होता है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मार्क्स मिलाने वाले होते हैं। हार्ड में कई बार क्या होता है कि मार्क कम भी मिले तो भी परसेंटाइल हायर हो जाता है। राइट। और मीडियम में दोनों साथ है। तो मैं क्या करता हूं हमेशा, आपने जो अभी सवाल किया है कि इधर ऐसा क्यों होता, तो उसके पूरा मस्त में ये बैठ गया है कि मैं एग्जाम दूंगा कि मुझे मीडियम आता है, कि मुझे ये शिफ्ट में कैसा एग्जामिनेशन आता है, मुझे ये शिफ्ट में हार्ड आता है, इजी आता है। इसमें पहले वो खुद से ऐसा विचार करने लगता है कि अरे मैं कैसे विचार करूं इसके ऊपर कि मैं मुझे हार्ड आया तो मैं क्या करूं। अरे वो he is not prepared for it. He knows that what is the exam. He knows that how to approach the exam. But he knows that there is a 3 types of exam, paper exam, right. And which type of exam is going to come for him. It is very, and that's why उसका जो confusion वहाँ पे होता है, ये confusion से वो कम। मतलब क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। थोड़ा सा आएंगे सर, अभी जिस करंट इंस्टीट्यूट में है जीत साइंस एकेडमी जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, राइट,
तो इसके आप फाउंडर मेंबर भी हैं। Yes, right. अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में? 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। 200 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या मतलब सारे स्टैंडर्ड्स के हैं? नहीं, हाँ। सिर्फ मैं 11-12 का बता रहा हूँ। किसका? 11-12 11-12 दे रहे हैं। जी कर रहे हैं। ओके, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चे क्लास 8 से फाउंडेशन करने लगते हैं, हाँ। कोई 6 से करा रहा है, बराबर, कोई 10th से करा रहा है, कोई 11-12 से करा रहा है, तो आपकी ओपिनियन क्या कहती है देन राइट टाइम कब होता है? 8th में, 10th में? बिकॉज आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आप तो सारा प्रोवाइड करते हो मार्केट में। अच्छा सर, सही बात है। 6-7 में नहीं देना बच्चों को, क्योंकि बच्चों को खेलने देना, उनका जो इनके जो अब हम क्या कहते हैं कि उसका एज जो बढ़ते जाता है, वहां पे उसको खेलने दो, उसको सब आने दो। हाँ, इफ यू वांट टू ट्राई स्टार्ट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, 8, 9, 10 में फाउंडेशन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 साल में फाउंडेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वो बराबर 11th में आने के बाद सिर्फ जेई का स्टडी करना स्टार्ट करता है। सो इट इज क्वाइट गुड। ओके सर, अभी कितने लेक्चर्स लेते हैं सुबह से शाम तक आप? कम से कम 6-7 तो लेक्चर में 6-7 लेक्चर। मतलब क्या फिटनेस का क्या राज है? मतलब आप 75 लगभग टच करने वाले हैं। फिटनेस का एक ही है कि हमारे दोस्तों के सदिच्छा है मेरे साथ है, और भगवान की कृपा मुझ पे है। और कहीं वो सोच रहा होगा कि मैंने सिखाने, बस सिखाने इसी के लिए रखा हुआ है। वो कहते ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा, बस ऐसे ही मेरा है, बस समझो जी। एक चीज और एट द एंड हम लेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए अगर कोई ठाकुर सर से पूछेगी देन क्या आपका सजेशन है कि बच्चों को किस तरह से, अभी बिकॉज बोर्ड एग्जाम भी लगभग खत्म हो गए हैं, जेई का भी अप्रैल के पहले हफ्ते में हो जाएगा, और हो सकता है इस वीडियो को बच्चे जेई रिजल्ट के बाद देख रहे हों, और या नियर अबाउट जेई रिजल्ट होगा, एग्जाम के बाद देख रहे होंगे, ऐसे समझ लेते हैं। तो उस समय कुछ के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कुछ के खराब आएंगे, कुछ की पिटाई भी पड़ेगी। तो उस समय पेरेंट्स को किस तरह से डील करना चाहिए, और प्लस स्टूडेंट्स को किस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए, दोनों बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। और आप इसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बताइएगा, बिकॉज आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग है यही पुणे की है। आपने बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा है। पहा, मी नेहमी म्हणतो की मुलांना तुम्ही त्या ठिकाणी पालक मित्र हो, तुम्ही काय करता? अभ्यास कर असं सारखं म्हणता। असं नका सांगू, अभ्यास का करायचा हे विचारा त्याला। अभ्यास कशासाठी करायचा, त्यातनं काय मिळवायचंय तुला, त्याला दाखवा। न अभ्यास करणाऱ्याचं काय झालं आणि अभ्यास करणाऱ्याचं काय झालं हे त्याला दाखवा, म्हणजे तो अभ्यासाला स्वतः लागेल। तुम्हाला सांगायची आवश्यकता नाही की तू अभ्यास कर म्हणून। ही विल डू, तो स्वतः करेल, तुम्ही त्याला सांगू नका। लक्षात ठेवा, त्याची भरारी त्यालाच घेऊ द्या। तुम्हाला एक शब्द माहित असेल ज्याला म्हणतात गरुड झेप। गरुड झेप बोलतो, जो गरुड़ ईगल रहता ना, वो ऐसा जोरदार, वो कैसा ऊपर उड़ता है, उसको क्यों बोलते गरुड़ झेप करके क्यों बोलते? गरुडाच्या जेव्हा त्या ठिकाणी आई जन्म देते त्या बाळाला, तेव्हा ती त्याला तोंडामध्ये धरते आणि उंच उडत 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 उंच जाते, आणि खूप उंच झाली, जस्ट जन्मलेला, आत्ताच जन्मलेला तो त्याला वरती घेऊन गेली आणि सोडून दिला त्याला। सोडून दिल्याबरोबर त्याला काहीच माहित नाही, तो खाली आई आई करतोय, मला घे आई, मला घे। आई येत नाही, आई त्याला घेत नाही, खाली येतो, खाली येतोय, खाली येतोय, खाली येतोय, तरी आई मला घेत नाही। तेव्हा त्या ठिकाणी खाली जमिनीवरती इथे पडणार, तेव्हा सगळं बळ अंगात तो एकवटतो आणि अशी झेप घेतो। इट इज कॉल्ड गरुड झेप। गरुड झेप जाणीव व्हायला पाहिजे, स्वतःत आपल्यात काय सामर्थ्य कळलं पाहिजे, आपल्या स्वतःच्यात काय ताकद ही कळली पाहिजे। त्या ताकदीनिशी उभा राहा, अरे तुमचं यश तुमच्या पाशी आहे, कळलं? तुमच्यासाठी आम्ही आहोत। नमस्कार। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर सच मोटिवेशन। सो होपफुली ये स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करेगा। और एट द एंड एक छोटा सा और लेंगे, बिकॉज बहुत दफ़ा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। हाई इन सेंस की वो सोचते हैं कि बच्चे का एडमिशन आईआईटी में हो जाए, एनआईटी में हो जाए, या किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में हो जाए।
बहुत दफा स्कोरिंग के कारण नहीं हो पाता है, तो बच्चे एक ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे मार्केट में एजेंट्स और बाकी ब्रोकर्स मिलेंगे जो बोलते हैं कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, आप मेरे को पैसा दे दो, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, मतलब कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन काफी दफा पेरेंट्स के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे? सर, पहली बात तो पेरेंट्स ने एक बात सोचनी चाहिए कि मेरे बच्चे की कैपेसिटी क्या है जी। कौन सी कैपेसिटी, उसकी स्टडी की कैपेसिटी क्या है, खींच खींच के कहां पर वो जा सकता है जी। 2, घर की पूरी फिनेंशियल सेटलमेंट क्या है, ये उन्हें सोचना चाहिए। जब तुम ये सोचेंगे, ये मेन बात। और 3, उसकी चाह क्या है, उसका लाइकिंग क्या है। उसका है लाइकिंग मेडिकल में और आप उसको इंजीनियरिंग को बताते हैं। उसको चाहिए कॉमर्स में जाना चाहता है, आप उसको साइंस में जाते हैं। तो पहले देखो अपने बच्चों, घर पे जाके लिखो, बच्चों को बोलो कि तुझे क्या पसंद है। 2, राइट डायरेक्शन, पहला चॉइस। पहला। सेकेंड, फादर मदर और बच्चा साथ में बैठो, वेदर फिनेंशियली वी आर आई मीन इनफ, उसका जो करियर कर रहा है उसके लिए इनफ है या नहीं। और तीसरा, तू बहुत कर रहा है, तुझे लगता है मैं राष्ट्रपति बनूं, तुझे लगता है मैं पंतप्रधान बनूं, लेकिन तेरी कैपेसिटी वो है क्या, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है क्या। यदि पोटेंशियल आपका है और फिनेंशियली सेटल वो आप कर सकते हैं और उसकी चाह है, तो ही वो करियर में डालो। कोई कहता है इसलिए मत डालो, इसलिए क्या होता है, उसका पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाता है। राइट, जो सुना है उसके बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेने हैं। हमको एक अच्छी सी प्लानिंग के साथ में एक राइट डायरेक्शन को अप्रोच करना है विद राइट करियर पाथ। थैंक यू सर। थैंक यू। और इसी के डिस्कशन के साथ हम अब वाइंड अप करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद करता हूँ यार कि इस वीडियो के जरिए काफी स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट्स और पेरेंट्स के लिए जो सर ने मैसेज दिया वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नमस्कार। थैंक यू।